मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो कल हमने ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है कि किस प्रकार से हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमारी याददाश्त में कमजोरी लाती हैं। तो आज करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है बेटा आपका, सबसे पहले सही उच्चारण कीजिए। स्मरण शक्ति निश्चय पूर्वक, दीर्घकालीन, ज्ञानेन्द्रिय परक, पुनःस्मरण, सदुपयोग, सदुपदेश, सम्मिलित, प्राणायाम, स्मृतिवर्धक, मस्तिष्क। पहला प्रश्न है आपका, असीम ज्ञान भंडार मस्तिष्क के किस स्मृति कक्ष में होता है? कि ज्ञान का असीम भंडार जिसमें बहुत सारी बातें याद रहती हैं लंबे समय के लिए, वो किसमें होता है? दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में। तो असीम ज्ञान भंडार मस्तिष्क के दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में होता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ में वर्णित मनोवैज्ञानिक शास्त्री का नाम बताइए। कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ में जो वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या है? गैरी स्मॉल। ओमेगा युक्त अम्ल किसमें पाया जाता है? ओमेगा युक्त जो अम्ल है वो ड्राई फ्रूट्स में तथा कुछ मछलियों में पाया जाता है। इंद्रधनुष के रंगों के नाम को याद रखने के लिए कौन सा शब्द सहायक होता है? इंद्रधनुष के रंगों को नाम याद रखने के लिए वेबग्योर यानी कि जो आपका हर जो रंग है उसका पहला अक्षर बना के आपने इस शब्द को बनाया है। किसी भी चीज का स्मरण रखने के लिए आप किस प्रकार की विधियां अपनाते हैं बताइए। तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट है, ज्ञानेन्द्रिय परक स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान बनाओ रहता है। ज्ञानेन्द्रिय परक जो स्मृति कक्ष है उसके अंदर ज्ञान है वो कितने पलों के लिए होता है बेटा? वो कुछ ही क्षणों के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता, कुछ क्षणों के लिए होता है, यानी बहुत कम समय के लिए। स्मृति में संचित ज्ञान को भूलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो स्मृति में जो ज्ञान है उसको भूलने का कारण क्या होता है? हस्तक्षेप। अभिप्रेरित विस्मृति का अर्थ होता है जानबूझकर भूलना। अभिप्रेरित विस्मृति का अर्थ होता है जानबूझकर भूलना। स्मृति बढ़ाने की विधि किस मनोवैज्ञानिक ने निकाली? स्मृति बढ़ाने की विधि है वो किस मनोवैज्ञानिक ने निकाली? वो है गैरी स्मॉल। अति लघुत्तरीय क्या वैज्ञानिक स्मरण शक्ति की क्रिया प्रणाली को समझ पाए हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। नहीं, वैज्ञानिक स्मरण शक्ति की क्रिया प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं। स्मृति में ज्ञान बैठाने में मस्तिष्क का कौन सा अंग कार्य करता है? तो स्मृति में ज्ञान बैठाने में मस्तिष्क की जो नाड़ी कोशिकाएं हैं वो कार्य करती हैं। मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाएं। मस्तिष्क में स्मृति कोष्ठ के कितने कक्ष हैं? मस्तिष्क में स्मृति कोष्ठ के 3 कक्ष हैं। क्षणिक स्मृति किस स्मृति कक्ष में होती है? क्षणिक स्मृति है वो ज्ञानेन्द्रिय परक स्मृति कक्ष में होती है। भावनाओं से जुड़ा ज्ञान किस स्मृति कक्ष में संचित रहता है? भावनाओं से जुड़ा ज्ञान यानी जो लंबे समय तक हमें जो याद रहता है वो होता है दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर लघुत्तरीय में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। अच्छी स्मरण शक्ति क्यों अनिवार्य है? कि अच्छी स्मरण शक्ति क्यों आवश्यक है? क्योंकि अच्छी स्मरण शक्ति के कारण व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अद्भुत घटनाओं को याद रख सकता है। कि जो स्मरण शक्ति है, कि जब हमारी याद रखने की जो शक्ति है वो क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमारी याद रखने, हम कुछ चीज़ों को याद ही नहीं रख पाएंगे तो किसी भी यादों का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका कोई लाभ नहीं है। कि आपने 6th क्लास में जो पढ़ा आप उसको 7th क्लास में भूल जाते हो तो उसका पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए अच्छी स्मरण शक्ति के कारण व्यक्ति है वो अर्जित ज्ञान को तथा अर्जित यानी जो ज्ञान उसने इकट्ठा किया है, जो उसने प्राप्त किया है, तथा अद्भुत घटनाएं और जो उसके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हैं उन सबको याद रख सकता है। इसलिए स्मरण शक्ति अनिवार्य है। स्मृति कोष्ठ में कौन कौन से 3 कक्ष होते हैं? तो स्मृति कोष्ठ है उसके अंदर 3 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानेन्द्रिय परक स्मृति कक्ष, लघुकालीन स्मृति कक्ष और दीर्घकालीन स्मृति कक्ष। तो ज्ञानेन्द्रिय परक में क्या होता है? जो यादें हैं आपकी वो कुछ ही क्षणों के लिए होती हैं। लघुकालीन में कुछ समय के लिए होती हैं और दीर्घकालीन में लंबे समय के लिए होती हैं तथा भावनात्मक उसमें यादें आपकी होती हैं।
तीसरा प्रश्न है, किस स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान लंबे समय तक बना रहता है? कौन सा स्मृति कक्ष है? अभी पढ़ा हमने। तो दीर्घकालीन जो स्मृति कक्ष है उसमें जो संचित ज्ञान है वो लंबे समय तक बना रहता है, वो बहुत समय तक रहता है। नेक्स्ट है, स्मरण शक्ति के परिष्कार सूत्र में कौन कौन से 3 चरण बताए हैं? जो स्मरण शक्ति के परिष्कार यानी कि उसकी सुधार के लिए, स्मरण शक्ति में सुधार के लिए जो 3 चरण बताए हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन कौन से हैं? तो वो है सबसे पहला आपका विशिष्ट भोजन यानी अच्छा भोजन, नियमित शारीरिक व्यायाम करना तथा तनाव दमन, तथा जो तनाव है उसको दूर रखना। ये 3 चरण आपके बताए हैं। नेक्स्ट है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने हेतु कौन कौन से 7 सूत्र हैं वो लाभदायी सिद्ध होते हैं? स्मरण शक्ति को बढ़ाने के जो 7 सूत्र बताए हैं वो हैं अच्छी निद्रा यानी अच्छी नींद, गहन श्वसन, गहरा लंबा सांस, नियमित व्यायाम, तीसरा है नियमित व्यायाम, चौथा संतुलित भोजन, पांचवा खूब पानी पीना, छठा धूम्रपान के निकट न जाना यानी धूम्रपान नहीं करना, सातवां है शराब नहीं पीना। तो ये 7 नियम है कि अच्छी नींद लेनी है हमें 7-8 घंटे की, गहरा सांस, नियमित व्यायाम करना है, संतुलित खाना खाना है, खूब पानी पीना है, धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना। स्मरण शक्ति को बनाए रखने हेतु कौन सी 2 वस्तुओं का सेवन वर्जित है? तो स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए शराब तथा धूम्रपान का सेवन क्या है? वर्जित है। वर्जित यानी मना है। अब है आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है आपका, गैरिस्मोल के स्मृति वर्धक सूत्र किन किन तथ्यों पर बल देता है? विस्तार पूर्वक बताइए कि गैरिस्मोल का स्मृति वर्धक जो सूत्र है वो किन किन तथ्यों पर बल देता है, विस्तार से हमें बताना है। तो गैरिस्मोल के स्मृति वर्धक जो सूत्र है वो निम्नलिखित बातों पर बल देता है, जो भी हमने सिर्फ पॉइंट पढ़े थे। तो विस्तार से हो गया इसमें अच्छी निद्रा यानी अच्छी नींद, हमें सदैव स्वच्छ कमरे में निश्चिंत होकर 8 घंटे शयन करना चाहिए यानी 8 घंटे हमें सोना चाहिए। दूसरा है गहन श्वसन यानी सांस, गहरे लंबे सांसों का व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है, इसलिए हमें गहरे लंबे सांस वाला व्यायाम करना चाहिए। फिर है नेक्स्ट आपका नियमित व्यायाम नियमित व्यायाम से स्मरण शक्ति तेज होती है। संतुलित भोजन, तो संतुलित भोजन में फलों, हरी सब्जियों, मछलियों, बादाम, अखरोट आदि का प्रतिदिन सेवन करने से भी स्मृति में परिष्कार होता है। खूब पानी पीना, दिन में 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। फिर है धूम्रपान के निकट नहीं जाना चाहिए। और 7वां है, इसमें शराब पीने से मस्तिष्क का जो स्मृति कोष्ठ है वो सिकुड़ने लगता है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तथा व्यक्ति है वो विस्मृति धीरे धीरे पांव जमाने लगती है। विस्मृति यानी जो भूलने की बीमारी है वो उसमें धीरे धीरे पांव जमाने लगती है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति कोष्ठ के विभिन्न कक्षों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो स्मृति कोष्ठ के जो कक्ष हैं वो कितने कक्ष हैं बेटा? 3 कक्ष बताए गए हैं, तो उनका परिचय है अपने शब्दों में। स्मृति कोष्ठ के वैज्ञानिकों ने 3 कक्ष बताए हैं, ज्ञानेंद्रियपरक स्मृति कक्ष, लघुकालीन स्मृति कक्ष तथा दीर्घकालीन स्मृति कक्ष। पहला ज्ञानेंद्रियपरक स्मृति कक्ष में केवल क्षण भर के लिए ही तथ्यों को याद रखने की क्षमता रहती है, कि सिर्फ कुछ क्षण के लिए हम चीजों को याद रख सकते हैं। लघुकालीन स्मृति कक्ष में इस भाग में पहुंचा हुआ ज्ञान उतने समय तक ही बना रहता है जितने समय तक हम उसका प्रयोग करते हैं, कि जब तक हम उस चीज को याद रखते हैं बार बार में तब तक वो याद रहता है। दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में असीम ज्ञान का भंडार होता है, इसमें बहुत अधिक ज्ञान होता है, कि जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया वो सभी इसके अंदर होता है। बाकी प्रश्न उत्तर बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8th. In previous class we have completed our exercise and 5 short question answer of this chapter, and today we continue our class with the 6th short question. Our 6th short question is, how did merchants and bankers play an important role in trade? कि bankers और जो merchant थे वो व्यापार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। तो इसका हमें आंसर करना है, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रेड
बिकॉज दे फॉर्म्ड लिंक बिटवीन द वीवर एंड द पोर्ट्स, कि वो क्या करते थे, लिंक क्रिएट करते थे वीवर्स के बीच में और जहाँ पे सामान जाना है, मतलब कि सामान कहाँ पे बेचना है उनके बीच में, और जो सामान बनाते हैं उनके बीच में वो लिंक क्रिएट करते थे। तो इसीलिए मर्चेंट और बैंकर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और जो मर्चेंट्स होते थे वो इस सामान को खरीदते भी थे और एडवांस में पैसा भी देते थे ताकि वो अपना व्यापार सही ढंग से कर सकें। 7th क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेटअप, कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो भारत की पहली इंडस्ट्री थी स्टील की, वो कहाँ पे स्थापित हुई। तो द टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री वाज सेट अप इन 1905 इन जमशेदपुर। कहाँ पे स्थापित हुई थी, जमशेदपुर में, और 1905 में, और रतन टाटा जो जमशेद जी टाटा थे उन्होंने ये स्टार्ट की थी। ठीक है, सेकेंड, नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन प्री ब्रिटिश पीरियड, कि जो इंडियन इंडस्ट्री और ट्रेड का प्री ब्रिटिश पीरियड में कैसा था, मतलब कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय औद्योगिकरण और व्यापार कैसा था, उसके बारे में हमें लिखना है। आंसर इज इन मुगल पीरियड देयर वॉज नो फॉर्म्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम इन इंडिया, डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज वर फ्लोरिशिंग इन डिफरेंट अर्बन सेंटर्स, कि मुगल टाइम में कोई भी फॉर्मल इंडस्ट्री सिस्टम नहीं था भारत में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज जो समृद्ध हुए वो कहाँ पे हुए थे, अर्बन सेंटर्स में हो रहे थे, शहरी क्षेत्रों में हो रहे थे। हाई क्वालिटी गुड्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द रॉयल कॉटेज इंडस्ट्रीज, रॉयल कारखाना और वर्कशॉप, और जो हाई क्वालिटी गुड बनते थे वो कहाँ पे बनते थे, रॉयल कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनते थे या रॉयल कारखाना या वर्कशॉप में बनते थे। ठीक है बेटा। 4th पॉइंट इज टेक्सटाइल, मुस्लिन, प्रीशियस स्टोन्स वर सम ऑफ द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट के कुछ आइटम क्या थे, कि जो कपड़ा था, मुस्लिन थी, प्रीशियस स्टोन्स थे, कीमती पत्थर थे, ये सारे आइटम थे जो विदेशों में भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू टेक ओवर, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। ब्रिटिश रिसीव्ड फरमान फ्रॉम द मुगल रूलर गिविंग दैम वेरियस ट्रेड कंसेशन, कि ब्रिटिशों ने क्या हासिल कर लिया था, फरमान हासिल कर लिया था मुगल रूलर से बहुत सारे ट्रेड के ऊपर कंसेशन में, मतलब कि वो कंसेशन में ट्रेड कर सकते थे, उन्हें कोई एक्स्ट्रा टैक्स या कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता था। सेकेंड है बिटवीन डिफरेंट कंपनीज ऑफ यूरोप EEIC गेन मोनोपोली, और यूरोप की जो विभिन्न कंट्रियां थी जो भारत के अंदर अपना व्यापार स्थापित करने के लिए, भारत के अंदर अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए रेस कर रही थी, उनमें EEIC को मतलब कि बढ़ोतरी मिली। इसने यहाँ पे भारत के अंदर मोनोपोली हासिल कर ली थी, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से जाना पड़ा और EEIC का यहाँ पे स्थापित हो गई। इन 1764 ब्रिटिश रिसीव्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और 1764 में ब्रिटिश ने क्या किया, दीवानी राइट भी रिसीव कर लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, जिससे क्या हुआ कि ये सीधा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे और फाइनेंस कर सकते थे ट्रेड को, ना सिर्फ इंडियंस को बल्कि जो अदर कंट्रीज़ से भी लोग आके यहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे, इन्वेस्ट करना चाहते थे, उनको भी ये फाइनेंस कर सकते थे। तो इस तरीके से फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि भारत के पूरे ही जो पहले पॉलिटिकल पे, इकोनॉमिक पे, फिर सोशल पे, सारी जगह पे अपना अधिकार कर लिया। थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में हमें बताना है और उसके कारणों के बारे में, मतलब कि उसके क्या परिणाम निकले उसके बारे में अब हमें बताना है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी इन यूरोप, कि 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में, फॉर एवर चेंजिंग द वे गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, और किसके लिए कि जो सामान बनता था उनकी जो प्रोडक्शन थी
उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर बदलाव करने के लिए। दिस लैड टू ए डीपर सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और इसने एक प्रभाव डाला, एक गहरा प्रभाव डाला सोशल इकोनॉमिक, और मतलब कि आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीके से, ठीक है, लोगों के धन के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी इसने गहरा प्रभाव डाला। वेरियस मशीन्स सच एज द स्पिनिंग जेनी एंड कॉटन मिल वर इंट्रोड्यूस्ड, और बहुत सारी मशीनें इस टाइम पे आ गई थी, जैसे कि कपड़ा बनाने वाली जो स्पिनिंग जेनी होती है, जो कपड़ा काटते हैं ना, चरखा काटते हैं, ऐसा ही स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई थी, और कॉटन मिल्स आ गई थी, कपड़ा बनाने के लिए इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी इस टाइम में। इन सोशल इम्पैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन इन सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट, और सोशल इम्पैक्ट के अंदर अगर हम देखें, सामाजिक प्रभाव में अगर हम देखें, तो बहुत सारे जो विलेजर्स थे वो माइग्रेट हो रहे थे विलेज से टाउन को एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, कि भारत के अंदर ब्रिटिश पॉलिसीज क्या थी, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ब्रिटिश ने भारतीयों के ऊपर या भारतीय व्यापार के ऊपर क्या क्या पॉलिसीज लगाई। ब्रिटिश इम्प्रूव्ड द रोड्स एंड कैनाल्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि ब्रिटिश ने इम्प्रूव किया रोड और कैनाल, ठीक है, जो रोड थे, जो कैनाल थी, उनको इम्प्रूव किया, उनमें बदलाव किया, और रेल ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया व्यापार कराने के लिए। ये सारा काम किस लिए हो रहा है, यहाँ का धन अपने देश में ले जाने के लिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, और ब्रिटिश ने क्या अपनाई, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई। क्या है वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, कि अगर ब्रिटिश का सामान यहाँ पे आता है, अगर ब्रिटेन से सामान यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन भारत का सामान जब ब्रिटेन जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगेगा। तो ये क्या थी, वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, कि एक तरफ का तो कर लगेगा लेकिन एक तरफ बिल्कुल फ्री होगा, और वो फ्री किनका होगा, ब्रिटिश का होगा। थर्ड इज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ इन ए सिस्टमेटिक मैनर, और थर्ड क्या था, कि ब्रिटिश रूल जो था वो भारतीय जो धन संपदा थी उसको खाली कर रहा था, ड्रेन कर रहा था, उसको सुखा रहा था इन ए सिस्टमेटिक मैनर, मतलब चरणबद्ध तरीके से। ये नहीं कि मतलब सबको, किसी को पता भी नहीं लग रहा था, और जो यूरोप है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारतीय पैसे को विदेशों में कहाँ, ब्रिटेन में लेके जा रही थी, और यहाँ पे लोग गरीब हो रहे थे, और जो ब्रिटेन है वहाँ के लोग अमीर हो रहे थे। तो यहाँ का जितना भी पैसा था, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि भारत जब अंग्रेजों के अधिकार में आने से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज भारत के अंदर इतनी गरीबी है, तो वो किस लिए, क्योंकि यहाँ की सारी धन संपदा जो थी वो कहाँ चली गई थी, वो ब्रिटेन में चली गई थी। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द 20th सेंचुरी इन इंडिया, कि भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ का 20th सेंचुरी में क्या मतलब कि कैसी रही, तो उसके ऊपर हमें बताना है 20th सेंचुरी में भारतीय इंडस्ट्रीज़ कैसी थी। तो द फर्स्ट स्टेप टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन इंडिया वर टेकन अप ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, कि पहला कदम कब उठाया गया, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तब उठाया गया पहला कदम भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना के लिए, ठीक है। सेकंड है इंडिया ऑन टेक्सटाइल मिल्स केम अप इन अहमदाबाद, सूरत एंड बॉम्बे, कि भारत की खुद की टेक्सटाइल मिल, खुद की कपड़े की मिलों की स्थापना हुई अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज प्रीसीड बाई वाइड स्प्रेड प्लांटेशन इंडस्ट्री लाइक टी, कॉफ़ी, इंडिगो एट्सेट्रा, और जो भारत के अंदर औद्योगिकरण हुआ उसका फैलाव जो प्लांटेशन कृषि है, जैसे कि कैश क्रॉप्स है ना, जिनके पौधे लगाए जाते हैं, इनका बीज की बिजाई नहीं की जाती, इनके पौधे बोए जाते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, इंडिगो है, नील की खेती है, ठीक है बेटा। इसके अंदर आप और भी पॉइंट जोड़ सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी स्लो इन इंडिया, ठीक है, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टेक मैनी स्टेप्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो आप और भी पॉइंट इसके अंदर जोड़ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
This is for class 8. Students, as you all know, in previous video we completed with the chapter 13, which is based on conjunctions and kinds of conjunctions. Now today I will start with the next chapter, that is chapter number 14, phrases and clauses. Now first of all I will tell you the define of phrase. What is the meaning of phrase? First of all, mark a define of phrase. This is in your book on page number 155. A group of words that make sense but not complete sense is called a phrase. Phrase किसे कहते हैं हम? Phrase ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका कंप्लीट सेंस नहीं होता उस सेंटेंस का, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज. A phrase is usually part of a sentence. We can add some word to the above phrase to get sentences. For example, when I looked through the window, I saw a peach tree in full bloom. In this sentence, we use some phrase but add more words to make a sentence. Okay students, now on the basis of this we are having more examples of phrase. Now let's start from the next page. A phrase does not contain a finite verb, however it may contain a non-finite verb. In the second example, contains, examples are here which we read on the previous page. Here you can see two verbs and ing form of verbs are referred to as non-finites. Non-finites retain the same form whatever be the subject in a sentence. Students, just you know what is a phrase and a define of clause. आपको सिर्फ अभी यही समझना है सिर्फ कि phrase और clause किसे कहते हैं. phrase अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनका कोई कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेज. एंड नाउ हेयर इज द डिफाइन ऑफ क्लोज. मार्क हेयर. A group of words that has a subject and a finite verb of its own and makes complete sense is called clause. कुछ words यानी कि कुछ group of words, a group of words जिसके अंदर subject और finite verb दोनों ही होते हैं और वो अपने आप में एक complete sense बनाते हैं, उसे हम clause कहते हैं. Okay students, now you clear your point. According to this, I'm repeating a define of clause. Clause sentences वो होते हैं जिसमें subject और finite verb दोनों होते हैं और वो दोनों मिलकर एक complete sense बनाते हैं उस sentence का, उसे हम clause कहते हैं. Now we are having some kinds of phrases. You can see here. Noun phrase, adverb phrase and adjective phrase. Students, I will tell you one by one so that you can't be confused in between the phrases. First, today I will tell you about the only noun phrase. What are noun phrase? Okay students, now let's start. Noun phrase is on the page number 157. First of all, I will tell you about the define of noun phrase. Here you can mark a define of noun phrase. When a group of words does the work of a noun in a sentence, we call it the noun phrase. You all know about noun. Noun क्या होते हैं? A name of a place, animal, person, thing are called phrase. They are all called noun. Okay. लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? When a group of words यानी कि group of words जो noun के लिए काम करते हैं उसे हम noun phrase कहते हैं. For example,
Rupali wanted to free the caged carneers. In this sentence, Rupali is the noun and work is doing for रूपाली. ये काम किसके लिए हो रहा है? रूपाली के लिए. जो हमारे फ्रेज है इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज. वाई? बिकॉज दिस वर्क इज वी आर डूइंग फॉर रूपाली. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बेड अर्ली इज अ हैबिट विद माई फैमिली. ओके, now this phrase is noun phrase because family is the noun and we are doing this habit as a noun. Now on the basis of noun phrases we are having a book exercise. Let's start with it so that we will understand clearly. Underline the noun phrases in these sentences. To help each other in times of distress is a noble quality. Now, noble quality is a noun. So this is the phrase to help each other in times of distress is the phrase. Okay. Don't forget to send the package back to the warehouse. Warehouse is the noun. Don't forget to send the package back is the noun phrase. Okay students, listening patiently to me is the least you can do. Listening patiently to me is the least you can do is the noun phrase. Okay students, now you understood what is the noun, what are noun phrase. When we are doing our work for noun, they all are, rest of the sentence is called noun phrase. Okay, now we are having another book exercise, B part. Complete these sentences with appropriate noun phrases. The girl wants. अब girl is the noun. अब girl क्या चाहती है? You can do this exercise on your own. कि you can fill in these blanks according to yourself. आप अपने तरीके से कुछ भी fill कर सकते हैं. A girl wants can maybe a bouquet of flowers. You can write it here. The girl wants to go for evening walk. Now the girl is the noun and this sentence is noun phrase because we are talking about the noun. We were greatly impressed by our home servants for doing their work. Okay, we are impressed by the servants, those who are doing their work in our home. Like this, you can fill their sentences on your own according to your imagination. Okay students, now we completed with the two exercises of phrases that are noun phrases, and today we discuss about the noun phrase. You can read about the noun phrase so that you will clearly identify your noun phrases. Thank you everyone. Student, welcome to online class for class 8. Today we are going to start the revision of question answer of chapter number 5, that is the Pandora box. अब देखिए इसमें क्वेश्चन पहला देखिए, who was the most powerful of all gods who had anointed him, यानी कि सबसे पावरफुल गॉड कौन था और उसको किसने अनॉइंट किया था. Now see the answer of this question first. The most powerful of all gods was Zeus. Two brothers named Amphitheus and Prometheus had upset the anointed him. यानी कि जो है सबसे पावरफुल जो गॉड था वो ज्यूस था और उनके दो ब्रदर एम्पथेसिस और पैरामेथिस, इन्होंने उनको अपसेट कर दिया था और नाराज कर दिया था. Now see the question number 2. Who was goddess
Athena. What role did she play in the creation of Pandora? जो गॉड एथेनिया थी वो कौन थी और उसने जो है क्रिएशन में पेंडोरा के क्या रोल प्ले किया था? So answer of this question is the goddess Anthea breathed life into the figure created by the Hypothesis figure of a woman from clay. यानी कि गॉडेस एंथीनिया जो है सांसें दी थी पेंडोरा को, जो कि एपिथीसिस ने फिगर बनाया था वीमन की क्ले से. अब इसको हम ये भी कह सकते हैं एंथीनिया वॉज गॉडेस, शी रोल एन इम्पॉर्टेंट प्ले इन द क्रिएशन ऑफ पेंडोरा बाय ब्रीथिंग लाइफ इनटू द फिगर ऑफ अ वुमन मेड बाय क्ले. यानी कि एंथीनिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसको सांसें देके कि जो कि क्ले से वुमेन बनाई गई थी. Now see the question number 3. What advice of Prometheus give Empatheus? What did Empatheus follow his advice? Why didn't Empatheus follow his advice? So answer of this question is Prometheus advised Empatheus not to accept any gift from the gods. Empatheus did not follow his. Now see the answer of this question. So followed his advice because he was completely charmed by the beauty of the woman called Pandora. यानी कि प्रोमेथियस ने एडवाइस दी थी एम्फिथिसिस को कि कोई भी अगर गिफ्ट में गॉड देता है तो उसे मत लेना, लेकिन एम्फिथिसिस ने क्या किया, उसकी बात को नहीं माना और वो पूरी तरह से जो है प्रभावित हो गया था उस पेंडोरा की सुंदरता को देखकर. Now say the question number 4. Why did Pandora became restless? What did she decided to do? Pandora जो है restless क्यों हो गई थी और उसने क्या decide किया करने के लिए? Answer of this question is Pandora became restless because she was unable to control herself to find what was inside the box as wedding gift given by Zeus. She decided to go in the room and want to open the box and see what was inside. यानी कि पेंडोरा जो है रेस्टलेस इसलिए हो गई थी क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. वो ये देखना चाहती थी कि उस वेडिंग गिफ्ट में ऐसा क्या है जो ज्यूस ने उसे जो है गिफ्ट के तौर पे दिया है. तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो कमरे के अंदर जाएगी और उस बॉक्स को ओपन करके देखेगी कि उसके अंदर क्या है. Now see the question number 5. What did Pandora hope to see inside the box? Pandora को जो है बॉक्स के अंदर क्या उम्मीद थी कि होना चाहिए? Answer of this question is Pandora hoped to see inside the box fine skills, dresses, gowns or gold bracelets and necklaces or skills of gold coins. यानी कि पिल्स ऑफ गोल्ड कॉइन. पेंडोरा को क्या उम्मीद थी कि इसके अंदर बॉक्स में फाइन जो है स्किल ड्रेसेस होंगी, सुंदर सुंदर ड्रेसेस होंगी, गाउन्स होंगे और गोल्डन ब्रेसलेट्स होंगे और साथ ही साथ नेकलेस होंगे या फिर जो है पिल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स होंगे. तो ये उसकी जो है उम्मीद थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What happened when Pandora opened the box? पेंडोरा ने जब बॉक्स को ओपन किया तब क्या हुआ? So answer of this question is when Pandora opened the box, poured out diseases and poverty came out, misery, death and sadness all spread like tiny buzzing moths. यानी कि जब पेंडोरा ने जो है बॉक्स खोला तो उसमें से जो है बीमारी, पॉवर्टी और बहुत सी ऐसी चीज़ें निकली जो जैसे कि दुखद, डेथ हो, सैडनेस है एंड ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही छोटी छोटी साइज में एकदम से बाहर निकली. Now 7. Who was the last to come out from the box? What did Hope say about herself? लास्ट में जो है बॉक्स से क्या बाहर आया और होप ने क्या कहा अपने बारे में? So answer of this question is the last to come out from the box was a pretty white fairy like a beautiful dragonfly.
Hope say about herself that she can't say from her, but she can make them feel better. यानी कि लास्ट में जो बाहर आई वो एक प्रिटी वाइट फेरी थी जो कि बटरफ्लाई के रूप में ड्रैगन फ्लाई के रूप में थी, और वो होप थी, उसने अपने बारे में ये बताया कि वो जो कुछ भी उनके साथ बुरा हो रहा है उसका वो जो उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन उन बुरी चीज़ों को अच्छा बेटर फील करने में उनकी हेल्प कर सकती हैं. सो दिस वॉज द होप. सो स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, अगेन सेम जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Student in 8th class GK, today Priyanka ma'am revised chapter number 22. Our chapter name is Great Achievers. Here some scientists name are given that achieve a different achievement in their field. Our first one is he is regarded as the great scientist of the world. His theory of relativity found the application in physics is in a big way. His famous equation is E equal to m square is the path-breaking landmark in the world of the physics. Student means ये जो E इक्वल टू एम स्क्वायर है ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स सब्जेक्ट का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और ये किन्होंने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन. स्टूडेंट इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम देन यू हैव टू रीड द बायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन. इनकी आपको बायोग्राफी नेट पे सर्च करके और उनको अच्छी तरह वीडियो में या ऑडियो में सुनना है कि इनकी लाइफ में इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके एक ग्रेट अचीवमेंट अचीव की थी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द वर्ल्ड, कमांडर इन चीफ फ्रेंच आर्मी. फ्रेंच आर्मी में कमांडर थे. ही वॉन ए ब्रिलियंट विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलियन and Russian which have made him master of Europe. Eventually, he was defeated in Battle of Var 100 in 1815, died in exile at St. Helena. तो स्टूडेंट इनका नेम था नेपोलियन बोनप्रेट. ये एक फ्रेंच आर्मी में एज ए कमांडर वर्क कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट वन इज ही इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन साउथ अफ्रीका. He was conferred the Nobel Peace Prize in 1993 for negotiating the end of apartheid. He was also the recipient of the Jawaharlal Nehru Award for the International Understanding in 1979 and Bharat Ratna in 1990. He was also conferred in Gandhi Peace Prize in 16 March 2001. Student, ये एक फॉरनर थे जिन्होंने इंडिया में भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे और ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका में. तो आंसर है इनका नेल्सन मंडेला. नेक्स्ट वन इज ही इज द फिजिकली चैलेंज्ड एंड व्हील चेयर बाउंड ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज. ही इज द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ए ब्रीफ हिस्ट्री in of time is the an important force in the development of science of cosmology. स्टूडेंट ये हैंडीकैप थे और व्हील चेयर पे रहने वाले ये फर्स्ट साइंटिस्ट और प्रोफेसर थे किस सब्जेक्ट के, मैथ्स के. कहाँ पे, कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उसमें. और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और बहुत सारी जो कंसेप्ट और थ्योरी है साइंस की कॉस्मोलॉजी के वो प्रोवाइड किया. आंसर इज स्टीफन हॉकिंग. Next one is he was Swedish engineer. He invented the dynamite. He amassed huge wealth from the manufacture of explosives out of 6 prizes which are given annually. Outstanding work in the physics, chemistry, medicine, literature, speech and economics. Student, ये बहुत ही मतलब एक तरह से माइंडेड पर्सन थे जिनको हर साल 6 प्राइज मिलते थे किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पीच एंड इकोनॉमिक्स, इन सब में. और इनसे ये बहुत ही धनी हो गए थे. ह्यूज वेल्थ का मतलब बहुत सारा पैसा मिला था इनको इन प्राइजेज में. तो आंसर इज अल्फ्रेड नोबल. ओके, नेक्स्ट वन इज ही इज embryologist at Roslin Institute of Scotland. He called the father of Dolly, the ship's first cloned adult mammal. His team
took a single cell from the other of a ship and turned into a via embryo, mating it an unfertilized egg implanted in a surrogate mother. The result was Dolly. तो स्टूडेंट इन्होंने सैरोगेट मदर के रूप में जो भी बेबी जन्म लेता है, इस तरह का कंसेप्ट है वो इन्होंने दी थी, ये टेक्नोलॉजी सैरोगेट मदर वाली। और स्पष्ट इन्होंने किस पे अप्लाई की थी, एक शिप पे, मीन्स एक भेड़ पे अप्लाई की थी। एज ए सैरोगेट मदर उनको बनाया गया था, तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसका नाम रखा गया था डोली। ओके, तो इनका नेम है लैन विलमेट। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये जो ग्रेट अचीवर्स हैं इनके नेम अच्छे से लर्न करने हैं, और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप इनकी बायोग्राफी जरूर रीड करें। Students, in previous video, I start the topic MS Word. To continue that topic, our next question is question number 21. Extension to save a file in MS Word. Student, MS Word में किसी भी फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc मीन्स आपके पास एक फाइल का ग्रुप होता है समटाइम डेस्कटॉप पे भी या फिर किसी भी फोल्डर में, तो वहाँ पे आपको फाइल्स गिवन होती है जिसमें exe लिखा होता है वो एक्सेल की फाइल होती है, doc लिखा होता है उसमें वो डॉक्यूमेंट होता है मीन्स वो वर्ड की फाइल होती है, एंड जिसमें txt लिखा होता है वो नोटपैड की फाइल होती है। इस तरह आपको एक फाइल के ग्रुप में से एक पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह का कंसेप्ट यूज करना है कि जिसके पीछे doc है मीन्स वो वर्ड की फाइल है। ओके, Now next one is how to insert a table in MS Word. स्टूडेंट, जैसे कि जो एक्सेल की सीट होती है उसमें इनबिल्ट आपके पास टेबल बनी हुई होती है, लेकिन जो MS Word होता है उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है। तो क्या इसके स्टेप्स हैं? ओपन MS Word। तो फर्स्ट वन ओपन करेंगे MS Word को, देन सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू बार। इंसर्ट में जाके आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, एंड टेबल में आपको रो और कॉलम भी सिलेक्ट करने हैं। ओके, कि आपको कितने रो एंड कॉलम की नीड है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको 3x3 3 रो और 3 कॉलम की नीड है, तो आप किस तरह की टेबल सेलेक्ट करेंगे? इस तरह की, और इस तरह से उसमें राइट कर सकते हैं। कर्सर आएगा आपके पास, उसको एंटर टैब प्रेस करके नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते रहते हैं, या स्पेस की से भी नेक्स्ट नेक्स्ट में विजिट कर सकते हैं, और आप अपने जो डाटा है वो राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक जो है टेबल इंसर्ट करने का कंसेप्ट है। ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट टेबल और देन रो एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे और टेबल आपकी बन जाएगी। तो इस स्टूडेंट इस जो क्वेश्चन है आप इसको अपने प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट स्टेप टू मेक ए रिज्यूम इन MS Word। लाइक दैट आपने जैसे कि टेबल बनाई थी उसी तरह ओपन MS Word, सेलेक्ट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कर्सर को सेंटर में सेट करना है, Ctrl+E की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन होते हैं MS Word में, वहाँ से जो सेंटर वाला होता है सेंटर अलाइनमेंट वाला उसमें सेलेक्ट करके यहाँ रिज्यूम राइट करेंगे। उसके बाद जो भी आपको पॉइंट्स लेने, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर स्किल, कैरियर ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज नोन, नेशनलिटी मीन्स आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरह की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर इंसर्टिंग एनी शेप। शेप को इंसर्ट करने के लिए भी आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना पड़ेगा और वहाँ से शेप सेलेक्ट करके और उसको ड्रैग करना है। जब आप शेप सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे प्लस का साइन शो होगा, उस कर्सर की जगह आपका प्लस का साइन होगा, आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप आपने सिलेक्ट की है वो वहाँ ड्रॉ हो जाएगी। ओके, राइट क्लिक की हेल्प से आप उसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये सारे कंसेप्ट अपने प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखने हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, और एग्जाम के लिए जो है ये पॉइंट लर्न भी करने की। रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट की नीड है, या फिर स्टेप्स राइट करने हैं आपको कि कोई भी शेप कैसे इंसर्ट करने, ओपन MS Word। देन फिर इसमें एक स्टेप हो रहा है कि इंसर्ट करें, इंसर्ट मेन्यू बार पे जाएंगे, फिर शेप को सेलेक्ट करेंगे। ओके, Our
Very nice morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, welcoming again to all of you on our YouTube channel of online classes. As you know that we are doing the revision work of our syllabus for our preparation of exam, the summative assessment 1. So student, to continue that, I am going to discuss to you today chapter 12, that is the friction. In this chapter, in this video, firstly we will discuss the whole summary of that chapter and few inside self-checker questions. So let's get started. See student, this is our chapter 12, that is the friction. In this chapter outline we have already discussed that the force of friction क्या होते हैं, causes of frictions क्या होते हैं, friction why it is a necessary, well fluid frictions क्या होते हैं, what are the factors that affects the friction. All these we have already discussed in this chapter. Firstly we will do the revision of few word bank that are given here. Student, the word banks are those terms or those words that comes under in this chapter, and through knowing these word we can easily get understood about our chapter. The first one is friction. देखिए student, friction क्या होता है? The force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other. Friction क्या होता है? Friction वो force होता है जो दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आता है. सपोज दैट इफ़ ये पेन और ये बुक, इस बुक का ये पेज और ये इस पेन की जो ये निब है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं. जब कोई वर्क हो रहा है तो मीन्स ड्यू टू द फ्रिक्शन ये पेन मूव कर रहा है. ओके, सो दैट इज़ द फ्रिक्शन. इसके मूवमेंट में जो हेल्प हो रही है वो फ्रिक्शन है. ओके, जो मूवमेंट हो रहा है अपोजिट मीन्स एक डायरेक्शन में. स्टूडेंट देखिए, इसमें फ्रिक्शन में क्या होता है कि इसमें कुछ रिजेस होते हैं, ग्रूव्स होते हैं. जो आपको पेपर ही इतना स्मूथ दिखाई दे रहा है, इसमें भी अगर आप लेंस के थ्रू चेकआउट करेंगे देन यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ फ्यू रिजेस. लिटिल बिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देंगे. तो थ्रू दीज रिजेस जो हैं, इन्हीं रिजेस की वजह से फ्रिक्शन में दिक्कत आती है. क्योंकि फ्रिक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घिसड़, रगड़, जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज़ अ टर्म दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले. स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो कंटिन्यू ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होते हैं उसमें ये चीज़ आपको, मतलब ये प्ले का मीन्स है कि वो चलता रहता है. उस टाइम पे जो फ्रिक्शन हो रहा होता है दैट वी कॉल द स्टैटिक फ्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन वन अदर. लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, कंडीशंस दी हुई है, इट डजेंट अलाउ द टू ऑब्जेक्ट टू स्लाइड वन अपॉन अनदर. ये मोशन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो मोशन में होते हैं, बट इसमें स्लाइडिंग नहीं होती है. ये नहीं कि जैसे मैंने क्या किया, एक बुक मैंने किसी स्लोप पे रखी और स्लोप से मैंने उस बुक को, ये रोलिंग है स्टूडेंट. ओके, स्लाइडिंग का मतलब होता है ये इसी पोजीशन में इस तरीके से स्लाइड करेगा. सो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो अगर हम किसी बुक को स्लाइडिंग, देखिए आपने जो झूले होते हैं स्लाइडिंग वाले आपने देखा है, उस पर हम जब बैठते तो फिसलते हैं, ठीक है, हम रोल करते हुए नहीं आते. सो दैट इज़ द स्लाइडिंग. तो वो अलाउ नहीं करता, स्लाइडिंग को अलाउ नहीं करता. दैट वी कॉल द स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन. द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स of friction called into play when one body just slides upon another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे बॉडी के ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, जस्ट स्लाइड ऑनली. ओके, लिमिटिंग में स्लाइड होता है. ओके, स्टैटिक में स्लाइडिंग नहीं होती है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइडिंग एंड स्टैटिक. आप ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट इज स्टूडेंट डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक और स्लाइडिंग. अब डायनेमिक को हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं और स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर विद यूनिफॉर्म स्पीड. अभी तक इसमें जस्ट स्लाइड्स बोला था. ओके, बट इसमें जो स्लाइडिंग है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, कॉन्टीन्यूसली एक ही स्पीड बनी हुई. ये नहीं है कि कभी ज़्यादा स्पीड में है कभी कम है, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, वो एक ही फ्लो में स्लाइड कर रहा है, तो दैट वी कॉल द स्लाइडिंग. ये प्रॉपर तरीके से स्लाइडिंग है. ओके, so that is the sliding friction. Rolling friction. The force of friction existing between two surfaces in contact when one of them is rolling over the other.
अब रोलिंग में जस्ट आपको पता है, देखिए स्लाइडिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा यूनिफॉर्म मोशन में। रोलिंग में ऑब्जेक्ट दो एक तो ये चीज़ हो गई, अब इसी के ऊपर ये पेन जो है रोल कर रहा है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हों एंड प्लस में रोलिंग कर रही हूँ, तो इसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है ड्रैग। अब ड्रैग क्या होता है, ये जो है स्टूडेंट, इस टाइप का फ्रिक्शन आपको फ्लूइड्स में देखने को मिलेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के थ्रू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है, दैट वी कॉल द ड्रैग। सो दीज वर द वर्ड बैंक दैट वी हैव read already discussed in this chapter. Okay, now move to the round up. Round up means ये आपको समरी दी हुई है इस पूरे चैप्टर का। Student, I am not going through whole content of this chapter, just explaining you few important terms or important topics content. The friction always acts in the direction opposite to that of motion when two surfaces are in contact. देखिए क्या कह रहा है, फ्रिक्शन हमेशा उस जगह पे होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट इधर को मूव करेगा और जो सरफेस है वो इस तरफ, तो तब वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोशन में काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, मोशन में है। जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं उस टाइम पे अपोजिट जो होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल बीइंग रब टुगेदर। देखिए मोस्ट कॉमन कॉज, कारण क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों वहाँ पे, दैट इज़ द मेन रीज़न रफनेस जो होती है किसी भी सरफेस की, किसी भी ऑब्जेक्ट कितना भी स्मूथ हो फिर भी कुछ ना कुछ उसमें रफनेस होती है। ये बुक का पेज देख सकते हैं, स्मूथ है बट स्टिल इसमें रफनेस है। ओके, तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं रबिंग के लिए, तो उस टाइम पे जो रफनेस होती है वहाँ उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट ऑफ द बॉडी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसका जो वेट होता है उसके जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है वेट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। अब फोर्स किस तरीके का वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो नेचर ऑफ सब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके आप कह सकते हो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल एंड रोलिंग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अभी। फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स लेड टू लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए अगर जो मशीनरीज में फ्रिक्शन हो रहा है क्रिएट, तो उससे जो है एनर्जी लॉस होती है, बिकॉज जो फ्रिक्शन होता है इट रिड्यूस द एफिशिएंसी। वो मशीनरीज का काम करने का जो उनका एफिशिएंसी, उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसको रिड्यूस कर देता है, बिकॉज जो पार्ट्स होते हैं वो रब्ड हो जाते हैं, घिसते हैं तो वो स्मूथली वर्क नहीं कर पाते हैं, प्लस में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मनी भी लॉस होता है, प्लस में मशीनरीज भी खराब हो जाती है। बेसिकली फ्रिक्शन इज कॉज बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज ऑफ टू सर्फेसेस। फ्रिक्शन कब होता है, मैंने आपको रफनेस के बारे में बताया, तो रफनेस ही क्यों वहाँ पे क्रिएट होती है, बिकॉज जो रफनेस है उसे हम रिज एंड ग्रूव्स बोलते हैं, तो वो रिज एंड ग्रूव्स जो होते हैं उन्हीं को हम इरेगुलरिटीज बोलते हैं, उनके इंटरलॉकिंग के बीच। जैसे सपोज दैट ये रिज एंड ग्रूव्स है, तो इसमें जो ये है दूसरे ऑब्जेक्ट के इस तरीके से कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये लॉक हो गए, सो दैट क्रिएट्स द फ्रिक्शन। In order to increase friction in certain unavoidable situations, generally the surface in contact are made rough in number of ways। देखिए क्या करें, जो फ्रिक्शन है वो कब बढ़ता है, ठीक है, इन सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन जो होती हैं वहाँ पे कब होता है, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब उसके बहुत सारे एक तो रफनेस होगी और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। When a solid moves in liquid or gas, the surface of सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन। जब कोई भी सॉलिड जो है लिक्विड में या गैस में मूव करता है तो वो जो सॉलिड है उसको वहाँ पे फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन कन्फर्मली होगा। सो स्टूडेंट, वी हैव डन आवर टुडेज कंटेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। जस्ट रिवाइज दिस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। टेक केयर, गुड बाय।